मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम शीत युद्ध में जो तनाव शैथिल्य आया बीच में, उसका अध्ययन करेंगे और ये तनाव शैथिल्य शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, उसके साथ तनाव शैथिल्य क्या था, अभिप्राय और तनाव शैथिल्य में क्या क्या घटना घटी, उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में 1962 के क्यूबा संकट के उपरांत नया मोड़ आया। शीत युद्ध के वैमनस्यपूर्ण संबंध, सौहार्द और मधुर मिलन की दिशा में बढ़ने लगे। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास के संबंध, तनाव, शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तित होने लगे। शीत युद्ध के नकारात्मक संबंध आपसी विचार विमर्श के उत्कंठा, समझौतावादी दृष्टिकोण और मैत्रीपूर्ण सहयोग की ओर उन्मुख होने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इस नवीन परिवर्तन को तनाव शैथिल्य या दितांत के नाम से जाना जाता है। 1962 के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया। खुर्शियोव और जॉन कैनेडी जैसे नेताओं ने अपने अपने देश के लोगों को मानसिक रूप से यह समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की कि शीत युद्ध में कोई लाभ नहीं होता, शीत युद्ध को जारी रखना उनके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है, शीत युद्ध में कमी लाना, महाशक्ति में मधुर संबंध स्थापित करना उनके राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य है। 1955 में दो ऐसी समझौतावादी उपलब्धियां उनके लिए ऐसी आदर्श थी जिन्होंने तनाव शैथिल्य का सूत्रपात किया था। एक थी ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि करने में सोवियत संघ अमेरिका ने आपसी विचार विमर्श से कार्य किया, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों के प्रवेश के संबंध में पैकेज डील समझौता। ये दो ऐसे मामले थे जिससे महाशक्तियों को यह बात समझते देर न लगी तनाव शैथिल्य के आपसी संबंध ही उनके लिए लाभपूर्ण है। तनाव शैथिल्य के अर्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि फ्रेंच जो शब्द है दितांत, उसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दितांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोश के अनुसार दितांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंध की समाप्ति है। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्राय दितांत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जाफर इमाम के अनुसार पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ दितांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। डॉक्टर एपी राणा के अनुसार दितांत ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसमें एक समय पर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां, सहयोग और प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है। महाशक्तियों की इस सहयोगी प्रतिद्वंद्विता व्यवहार को उन्होंने कालुपिटिव शब्दावली में अभिव्यक्त किया। डॉक्टर राणा के अभिमत में इस सहयोगी प्रतिद्वंदी व्यवहार को चार प्रकार की परिस्थितियों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। किसी संकट की घड़ी में, विश्व में यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता, आर्थिक सहयोग और परमाणु शस्त्रों के परिश्रमण की आवश्यकता के समय। जॉर्ज एराबाटोव मानते हैं कि अनुसार दितांत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की नई वास्तविकताओं से समझौता है। दितांत का अर्थ स्पष्ट है कि प्रोफेसर हरीश कपूर लिखते हैं कि दितांत संबंधों की व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों के आपसी व्यवहार में समझौतावादी रुझान का दायरा बढ़ाना, यूरोपीय महाद्वीप का अब विभाजित न होना अपितु यूरोपीय देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार होना तथा संघर्षपूर्ण एवं विवादास्पद समस्याओं का द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ताओं से निपटारा करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंधाधुन परिप्रेक्ष्य में दितांत का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि अमेरिका तथा पूर्वी सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों को दितांत कहते हैं। अमेरिका तथा पूर्वी सोवियत संघ के मध्य मतभेद के बजाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंध को दितांत कहते हैं। दितांत का अर्थ कदापि नहीं कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गए हैं या उनमें वैचारिक मतभेद नहीं पाए जाते थे, उनमें कोई राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक प्रतियोगिता नहीं थी। दितांत की विशेषता यह थी कि दितांत सैद्धांतिक मतभेदों में प्रतियोगिता के बावजूद इसने महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं होने दी। वस्तुतः दितांत का अर्थ शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि महाशक्तियां अपना वर्चस्व अथवा सर्वोपरिता बनाए रखने में अभिरुचि नहीं रखती। दितांत का सीधा सादा अर्थ यह है कि महाशक्तियां अमेरिका और पूर्वी सोवियत संघ ने न्यूनाधिक रूप से
आपसी प्रतिस्पर्धा के मापदंडों को आंशिक रूप से संहिताबद्ध करने का प्रयत्न किया था। द्वितांत के कारण और अथवा द्वितांत आचरण के निर्धारक तत्वों में हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के संबंधों में ये बुनियादी परिवर्तन क्यों आया कि वे शीत युद्ध से तनाव क्षेत्र के मार्ग की ओर उन्मुख हुए। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हम देख सकते हैं। जैसे द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, यानी डॉक्टर M.S. राजन के अनुसार शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण मार्ग से द्वितांत के सपाट रास्ते पर चलने का कारण महाशक्तियों के पारस्परिक हितों में ढूंढा जा सकता है। मात्र दोनों महाशक्तियों के नेताओं और अभिजन ने यह सोचा कि अस्त्र शस्त्रों पर धन खर्च करने के बजाय अपने अपने देश में आम आदमी के भविष्य का सुखद बनाने के लिए धन खर्च करना अधिक लाभकारी है। शीत युद्ध के युग में सोवियत संघ ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता नहीं दी और अमेरिका ने निग्रो लोगों के कल्याण के लिए धन खर्च करने की कंजूसी की। इससे दोनों देशों में जन असंतोष बढ़ा। द्वितांत संबंधों से अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति और धन अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगने की गुंजाइश बढ़ी, जिससे विश्व शांति के स्थायी आधार के पुख्ता होने की संभावना बढ़ी। दूसरा हम कारण कहते हैं कि द्वितांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं पूरी करता था। द्वितांत का एक कारण सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं भी थी। तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। साइबेरिया में उपलब्ध विशाल गैस भंडारों का दोहन नहीं कर पाया। सोवियत संघ को अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को अनवरत आवश्यकता रही, जिससे वह अमेरिका से स्वार्थपूर्ण संबंधों के वातावरण में आसानी से प्राप्त कर सकता था। क्योंकि अमेरिका के पास हमेशा अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध रहे हैं, निश्चित ही अमेरिका तकनीकी ज्ञान और सहायता के आधार पर सोवियत विकास को नया आयाम प्राप्त हो सका था। किंतु इसके लिए शीत युद्ध की वैमनस्य को दफनाना आवश्यक था। यह अमेरिका के प्रति सह अस्तित्व और माधुर्य की नीति अपनाकर यह संभव था। सोवियत संघ ने पॉडगोर्नी के शब्दों में वस्तुगत तथ्यों के आधार पर सोवियत संघ चाहता था कि सोवियत अमेरिका संबंधों में से शीत युद्ध के अवशेष समाप्त कर दिए जाएं। अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। तीसरा कारण हम गिना सकते हैं। अमेरिकी नेताओं ने यह महसूस किया कि सोवियत संघ में कच्चे माल का विशाल भंडार अब अमेरिकी उद्योगों के लिए उन्हें आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है। निक्सन प्रशासन का यह विश्वास था कि अमेरिका और सोवियत संघ की आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे की प्रतिनिधि न होकर पूरक है। सोवियत संघ के पास गैस, पेट्रोलियम और क्रोम के विशाल भंडार है, जिन्हें व्यापारिक आधार पर प्राप्त किया जाए तो अन्य देशों पर अमेरिकी निर्भरता कम होगी। आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में असंतुलन का परिणाम था शीत युद्ध, और इस क्षेत्र में स्थापित संतुलन ने द्वितांत संबंधों को विकसित करने में योगदान दिया। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका आणविक शस्त्रों से संपन्न राष्ट्र था। जब सोवियत संघ ने अणु विस्फोट कर लिया तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो सैनिक असंतुलन हुआ है समाप्त हो गया एवं दोनों संतुलन की स्थिति में आ गए। अमेरिका अब यह महसूस करने लगा कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र संघर्ष की नीति घातक रहेगी। बर्लिन की घेराबंदी, कोरिया युद्ध, क्यूबा संकट के समय आणविक शस्त्रों के घातक परिणाम किसी का भी कल्पना के बाहर नहीं थे। आणविक विनाश से भविष्य में बचने के लिए दोनों महाशक्तियां संवाद प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता थी। द्वितांत के युग में संवादों का परिणाम था कि दोनों महाशक्तियों ने साल्ट वार्ताएं चलती रही, साल्ट 1 और साल्ट 2 के समझौते हुए। आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय बना रहा, इससे कारण भी द्वितांत हुआ, यानी कि दोनों महाशक्तियों ने आणविक आयुधों का निर्माण कर लिया, किंतु वे दोनों इस शस्त्रों का मारक शक्ति से चिंतित रहे। न्यूट्रन बम के नाम से कंपित छूटती है। न्यूट्रन गोलियों से मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए तुरंत या निलंबित मृत्यु निश्चित है। इसके शरणकर्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। हाइड्रोजन जैसे भयंकर बम में भी मरने वाले और घायलों का अनुपात 1 और 3 होता है, मगर न्यूट्रन बम में इसके उल्टे यदि एक जख्मी होगा तो 3 मरेंगे। कहने का मतलब यह है कि नाभिकीय अस्त्रों ने युद्ध का इतना भयानक और विनाशकारी बना दिया कि कोई भी महाशक्ति इसका खतरा मोल नहीं ले सकती थी। कोई भी महाशक्ति परमाणु युद्ध में सैनिक लाभ अर्जित करने का दावा नहीं कर सकती थी। अतः टकराव और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए द्वितांत संबंध अमेरिका और सोवियत संघ की मजबूरी थी। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन आया कि शीत युद्ध काल में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय नीति और प्राथमिक आवश्यकता थी साम्यवाद का अवरोध और साम्यवाद का समूलोन्मूलन। सोवियत संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता साम्यवाद का विस्तार और पूंजीवाद का अंत करना। इसके लिए दोनों देशों ने लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर ऊंचा करने जैसे अपरिहार्य कार्यक्रमों की कीमत पर अस्त्रों की शक्ति और परमाणु शस्त्रों के निर्माण तथा सैनिक गठबंधनों पर बल दिया था। धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों ने यह अनुभव किया कि उन्हें अपने संसाधनों तकनीकी ज्ञान का प्रयोग अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करना चाहिए। इसके लिए तनाव क्षेत्रीय का वातावरण अधिक उपयोगी उत्साहवर्धक समझा गया। शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण भी, यानी शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यह निलंबित मृत्युदंड के समान था।
इसे गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक माना गया। दोनों महाशक्तियों को यह आशंका होने लगी कि शीत युद्ध कभी भी सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो सकता है और उसका परिणाम होगा भयंकर विध्वंस। इसलिए वे परस्पर पारस्परिक के टकराव से बचने की दिशा में सोचने पर बाध्य हुए। साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन तथा सोवियत रूस चीन मतभेद भी, यानी सोवियत संघ के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण परिवर्तन का एक प्रमुख कारण था साम्यवादी गुटबंदी का ढीला होना था। बदले अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में साम्यवादी गुट के एकजुटता टूटने लगी। साम्यवादी दुनिया में शक्ति के अनेक प्रतिस्पर्धा केंद्रों के बजाय वहां केंद्रों का उदय हुआ जो मास्को से स्वतंत्र रहने की चेष्टा करने लगे। साम्यवादी दुनिया की ठोस एकता के बजाय वहां बहुध्रुवीयता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगे। यह स्थिति अमेरिका के लिए लाभ की स्थिति थी, क्योंकि वहाँ वह साम्यवादी देशों से अपने सहलूत के अनुसार उनके मतभेदों को लाभ उठाकर समझौता कर सकता था। इसी प्रकार चीन सोवियत संघ सोवियत रूस संघर्ष जो साइनो सोवियत रिफ्ट के फलस्वरूप सोवियत संघ के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह चीन के मुकाबले में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी देशों में मुख्यतः उनके नेता अमेरिका से शांतिपूर्ण संबंध विकसित करें। इसके पश्चात गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका, यानी शीत युद्ध के वृत्तांत अर्थात तनाव क्षेत्र की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली गुटबंदी को तोड़ने में सहयोग दिया। गुटनिरपेक्षता का दायरा इतना बढ़ता गया कि दोनों ही गुटों में दरारें पड़ने लगी। गुटों में संलग्न राष्ट्र भी धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने लगे। पाकिस्तान, पुर्तगाल, रोमानिया, ईरान जैसे देश अपने अपने गुटों को छोड़कर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने धीरे धीरे स्वतंत्र विदेश नीति पर ही नहीं बल्कि शांति और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरे इससे महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को बल मिला। डॉक्टर AP राणा के अनुसार गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपने गुटनिरपेक्ष पहचान को बनाए रखते हुए महाशक्तियों को अपने सहयोगी प्रतिद्वंदी व्यवहार को सतर्कतापूर्वक संचालित करने में मदद की। इसके बाद में हम द्विगुटीय विश्व राजनीति को बहुपंथित में परिवर्तन हुआ। जैसे द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद विश्व यानी बाइपोलरिटी की ओर बढ़ा। 1950 के आते इस द्विध्रुवता के बंधन शिथिल पड़ने लगे और विश्व सैन्य बहुपंथित की ओर अग्रसर होने लगा। 1963 से 1979 के बीच में के कालावधि में शक्ति के केवल 2 ही केंद्र नहीं अपितु बहुत सारे केंद्र हो गए। अमेरिका और सोवियत संघ के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, चीन भी अणु शक्ति के स्वामी बन चुके थे। जापान, पश्चिमी जर्मनी, यूरोप ये आर्थिक समुदाय, भारतीय और गुटनिरपेक्षता मंच भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति केंद्र थे। ये शक्ति केंद्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्र आचरण करने लगे। इस केंद्रवाद ने महाशक्तियों के संबंध में द्वैतांत की प्रवृत्ति को जन्म दिया। महाशक्तियों को अपने गुटनी मित्रों से निराशा और यथार्थवादी चिंतन की प्रवृत्ति। शीत युद्ध की राजनीति में अमेरिका और सोवियत संघ में अपने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की होड़ प्रबल थी, किंतु उन्हें यह समझते देना लगी कि उनके मित्र उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं। दक्षिण वियतनाम, दक्षिण कोरिया, फार्मोसा अमेरिका पर भार थे। पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया सोवियत संघ पर भार साबित हुए। फ्रांस ने अमेरिका के लिए मुसीबतें खड़ी की और चीन, रोमानिया, अल्बानिया ने सोवियत संघ के लिए मुसीबतें खड़ी की। गुटनिरपेक्षता देशों ने दोनों महाशक्तियों से सहायता लेकर दोनों का आर्थिक और सैनिक शोषण किया। डॉक्टर MS राजन के शब्दों में कहते हैं कि फ्रांस का अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण, चीन द्वारा सोवियत संघ को दी जाने वाली खुली चुनौती विशेष रूप से महाशक्तियों के संबंध में द्वैतांत के विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी महाशक्तियों ने यथार्थवादी रूप अपनाते हुए यह महसूस किया कि अन्य देशों की मित्रता के स्थान पर पारस्परिक संबंधों में द्वैतांत अधिक विश्वसनीय और लाभकारी और कम खर्चीला है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भूमिका बढ़ने लगी। यानी कि महाशक्तियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तीसरी दुनिया और अफ्रीशियाई राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या ने भी शीत युद्ध की उग्रता को कम किया। यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे। यानी क्यूबा के संकट 1962 का दोहरा और विचित्र प्रभाव पड़ा। एक और जहां इसने शीत युद्ध की पराकाष्ठा की अनुभूति करवाई, दूसरी ओर इसने शीतलता की आवश्यकता को भी उग्र रूप से रेखांकित किया। इस घटना के बाद यूरोपीय राष्ट्र विशेषतः युद्ध की कल्पना से भयभीत रहे। दूसरा विश्व युद्ध इनकी धरती पर लड़ा गया था, अतः उसका उन्हें अत्यधिक कटु अनुभव था। किसी प्रकार से वे विश्व स्तरीय तनावों में डूबने को तैयार नहीं थे। यूरोपीय राष्ट्रों की इस उग्र अनुभूति का अमेरिकी विदेश नीति पर सीधा दबाव पड़ा।
वह शीतलता की नीति को और अधिक तत्परता से लागू करने को बाध्य हुई। अब यूरोपीय परिवेश को देखते हुए यह कदापि आश्चर्यजनक नहीं था कि द्वितांत के वास्तविक प्रचलन की पहल यूरोपीय से ही हुई। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट ने यूरोपीय राष्ट्रों में शीतलता की प्रक्रिया को लागू करने का विचार रखा। महाशक्तियों का व्यवहार जो था द्वितांत की प्रगति के बारे में, तो उसमें हम अध्ययन करते हैं कि द्वितांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का मत है कि शीत युद्ध के उन नायकों में स्टालिन और ट्रूमैन प्रधान थे, यानी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में। और द्वितांत या सोवियत अमेरिकी मैत्री के सूत्रधार कैनेडी खुश्चू थे, लेकिन उनके अचानक सत्ता में हटने के कारण द्वितांत की प्रगति धीमी हुई। अतः द्वितांत संबंधों की नए सिरे से प्रारंभ करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोड़ लाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत राष्ट्रपति लियोनार्ड ब्रेजनेव का है। आगे चलकर सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव, ग्लासनोस्ट और पेराशस्त्र की नीति के माध्यम से द्वितांत के संबंधों को एक नया मोड़ देने में सफल हुए, जिसकी परिणति शीत युद्ध के अंत में हुई। यानी शीत युद्ध में हम ये कह सकते हैं दो प्रकार के भाग बन गए, जिसमें द्वितांत का निष्क्रिय काल और द्वितांत का सक्रिय काल, यानी 53 से 69 और 80 से 89 तक। अभी इतना ही, इसके बाद दूसरे अध्याय में हम उसके आगे का काल का अध्ययन करेंगे।